हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ऑब्जर्वेशंस के बारे में स्टडी किया था। हमने साल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस के बारे में भी एनालाइज किया था दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स? आज का हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक रहेगा दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं हम। और दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है दोस्तों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, या इसको बोल देते हैं सिंपली SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम दो टॉपिक से स्टडी करेंगे, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, EMF ऑफ द सेल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक्स। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दोस्तों रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्लियर है नहीं? ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट लिखिए, उसके बाद आपका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला रूल क्या है, राइट एनोड हाफ सेल फर्स्ट एंड देन कैथोड हाफ सेल। क्लियर है नहीं है ये? यानी सिंपल ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पहले लिखा जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल बाद में। क्लियर हुआ? दूसरा रूल नंबर 2 है भाई, इसके लिए क्या कहता है कि एनोड हाफ सेल के लिए दोस्तों मेटल फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है नहीं है ये एनोड हाफ सेल के केस में। और कैथोड हाफ सेल के केस में दोस्तों कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड देन आपका मेटल। ओके, एनोड को लिखने का तरीका क्या है कि मेटल को पहले लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट बाद में। कैथोड को रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड देन मेटल आपका। क्लियर है ये चीज़ भी? रूल नंबर 3 एक एग्जांपल लेंगे हम। ओके, उससे और क्लियर हो जाएगा कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स को दोस्तों एक वर्टिकल लाइन से हम सेपरेट करके चलेंगे। ऐसे ही यहाँ कैथोड के लिए इलेक्ट्रोलाइट है आपका और मेटल है, दोनों को किससे सेपरेट किया है हमने, वर्टिकल लाइन से। क्लियर है ये? लास्ट रूल आपका रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मेटल इलेक्ट्रोलाइट जो कैथोड और एनोड के लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल और इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों कैथोड और एनोड के लिए हैं, उनको 2 वर्टिकल लाइन से हम सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल। ठीक है, याद रखेंगे मेटल और इलेक्ट्रोलाइट को सिंगल वर्टिकल लाइन से, और दोनों हाफ सेलों को एनोड और कैथोड को किससे, 2 वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है नहीं है ये? ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए साल्ट ब्रिज। ओके, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमेशा एनोड रहेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, राइट साइड क्या रहता है, कैथोड रहेगा आपका। एनोड पर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा हमारा, रिडक्शन। क्लियर है नहीं है ये? यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं है? एनोड पर क्या होगा, यानी जो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और यहाँ पर हमारा रहेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। और यहाँ पर बीच में यानी 2 हाफ सेलों को, एनोड और कैथोड हाफ सेलों को कौन सेपरेट करेगा दोस्तों,
टू वर्टिकल लाइन, जिसको सिंपली साल्ट ब्रिज का नोटेशन दिया हुआ है। एनोड हाफ सेल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले मेटल देन इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रोलाइट फिर आपका मेटल। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल में लिया है हमारा वही ZnCuSO4 सेल, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमने कल लिया था। यदि हमें इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हमें पता है कि जिंक के लिए ऑक्सीडेशन हुआ था, कॉपर के लिए रिडक्शन हुआ था, यानी जिंक से रिलेटेड मेटल और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ, और कॉपर से रिलेटेड मेटल इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जाएंगे दोस्तों? कैथोड की तरफ। क्लियर है नहीं है ये? तो जिंक और कॉपर से रिलेटेड हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर हमारा इसमें जो सेल रिएक्शन आई थी वो क्या रही थी हमारी? Zn प्लस आपका Cu2 पॉजिटिव, क्या बना रहा था दोस्तों? Zn2 पॉजिटिव प्लस आपका Cu। क्लियर है नहीं है? यहाँ क्या हुआ था? इसमें ऑक्सीडेशन, और इसमें कॉपर के लिए क्या था आपका? रिडक्शन था। नहीं है? ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा तो एनोड पर जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्रेंड्स? पहले जिंक फिर आपका उसका इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पहले कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट फिर मेटालिक फॉर्म। समझ में आया? इसी तरह से अगर सेपरेशन की बात आ रही है, सेकंड टर्म में चले जाइए। सेकंड टर्म में दोनों को किससे सेपरेट करके चलेंगे हम दोस्तों? वर्टिकल लाइन से। किससे सेपरेट करेंगे हम? वर्टिकल लाइन से, यानी Zn आपका पहले, ओके, पहले क्या रहेगा हमारा? Zn और फिर Zn2 पॉजिटिव। Zn को हम लिखेंगे Zn, वर्टिकल लाइन आ गया हमारा, फिर क्या लिखेंगे हम दोस्तों? Zn2 पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही हमारा जब कैथोड हाफ सेल आ जाएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले Cu2 पॉजिटिव, सेकंड, यहाँ रहेगा हमारा Cu2 पॉजिटिव, वर्टिकल लाइन एंड देन आपका Cu। ठीक है नहीं है? और फिर से यदि आपको फ्रेंड्स दोनों हाफ सेलों को सेपरेट करना है तो कैसे लिखेंगे इसमें हम? Zn सेपरेटेड विद Zn2 पॉजिटिव। क्लियर है नहीं है? ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फॉर्म रहेगा, साल्ट ब्रिज आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में एंड Cu। ओके, और एक लास्ट रूल आ जाता है दोस्तों, इनका फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है। नहीं है? कैसे लिखेंगे? Zn सॉलिड फेज में, ये एक्वस सॉल्यूशन में, इसका एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर सॉलिड फेज में। ये एग्जैक्ट क्या रहेगा? सेल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? ZnCuSO4 सेल के लिए। क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल हमारा ये है। सबसे पहला काम, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप ट्राई करें। हमारे पास ये सेल है, क्लियर है नहीं है? सबसे पहले हमें इसके लिए रिडॉक्स रिएक्शन लिखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ है, एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई करना होता है। जब ये काम हमारा हो जाता है दोस्तों, तो फिर हम एनोड का पता चल गया, हमारा जिंक एनोड पर जाएगा, मेटालिक फॉर्म, इलेक्ट्रोलाइट, ये लिख लिया। एनोड का पहला रूल क्या है कि राइट मेटल फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही कैथोड का रूल क्या है? राइट इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट देन मेटल। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट को वर्टिकल लाइन से सेपरेट करना है। हो गया ये काम भी। फिर कह रहा है दोनों हाफ सेलों को, एनोड और कैथोड को, दो वर्टिकल लाइनों से सेपरेट कर दीजिए। हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ आया दोस्तों? क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम, आप लोग ट्राई करेंगे। ये तो हमने लिया था दोस्तों ZnCuSO4 सेल। कोई दूसरा सेल हम देखेंगे, जैसे हम ले लें भाई इसमें CuAgNO3 सेल। क्या लेके चल रहे हैं हम?
CuAgNO3 सेल है हमारा। और क्वेश्चन में है भाई गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर CuAgNO3 सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें सेल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। रूल्स में पहला रूल क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें इस तरह का इक्वेशन। ओके, सिंपली आप रफली करके देख सकते हो कि जब आपका कॉपर है भाई, रफली करके कैसे देखेंगे, कॉपर AgNO3 के साथ दोस्तों क्या रिएक्शन करेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपका Ag, और बैलेंस इक्वेशन इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर राइट कर लीजिए। कॉपर के लिए 0, सिल्वर के लिए +1, नाइट्रेट आयन -1, कॉपर यहाँ पर +2, नाइट्रेट -1 और सिल्वर 0। आयनिक रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसमें अगेन और करके कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उन्हीं को हम राइट करें। ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए हैं, केवल उन्हीं स्पीसीज़ को हम रिडॉक्स में रिप्रेजेंट करें। ये भी रिडॉक्स ही है, लेकिन आयनिक रिएक्शन में उन्हें ही रिप्रेजेंट करें हम। कॉपर 0 है यहाँ पर, प्लस Ag सिल्वर के लिए +1 है। ठीक है, नाइट्रेट यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो इसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है नहीं है? आगे देखिए, कॉपर कितना हो गया दोस्तों +2 और सिल्वर कितना हो गया दोस्तों 0। आ गया हमारा काम। यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, ऑक्सीडेशन नहीं है, और यहाँ क्या हुआ है आपका रिडक्शन। समझ में आ गया। एनोड और कैथोड कहाँ जाएंगे, आ जाइए भाई एनोड के लिए। एनोड के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा हमारा, एनोड पर है हमारा कॉपर। ऑक्सीडेशन कहाँ रहेगा आपका, एनोड के लिए। रिडक्शन कहाँ जाएगा हमारा, कैथोड के लिए। क्लियर है नहीं है? एनोड पर ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, मेटल फर्स्ट वर्टिकल लाइन एंड देन आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड के लिए हो जाता है, नहीं है? एनोड पर आप इस तरह से इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। Cu सॉलिड फेज में कन्वर्ट हुआ है किसमें, Cu2 पॉजिटिव एक्वस में कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ। और इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो Cu सॉलिड फेज में वर्टिकल लाइन, Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म। सेम केस दोस्तों कैथोड के लिए आप अप्लाई करा सकते हो। कैथोड के केस में क्या रहेगा आपका, 2Ag पॉजिटिव, रिडक्शन होगा किस में दोस्तों, Ag में। और रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा दोस्तों इसके लिए, Ag पॉजिटिव, एक्वस फॉर्म, वर्टिकल लाइन एंड Ag। क्लियर है नहीं है? और दोस्तों सेल रिप्रेजेंटेशन क्या निकल के आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगा एनोड हाफ सेल फर्स्ट। ओके, ये रहेगा आपका एनोड हाफ सेल, और फिर आपका आ जाएगा साल्ट ब्रिज एंड देन कैथोड हाफ सेल। क्या रहेगा, Ag पॉजिटिव, एक्वस फॉर्म एंड देन Ag सॉलिड फेज में। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, इज दैट क्लियर? चलें आगे दोस्तों। तो इसी तरह से आपको जैसे हमने ZnCuSO4 किया है, सेम केस यहाँ आ जाएगा। CuAgNO3 मेन चीज़ क्या है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शंस आप फाइंड आउट करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करें, तब आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क रहेगा। प्रैक्टिस वर्क में आपको 2 सेल दे रहा हूँ मैं। एक तो रहेगा तुम्हारा NiAgNO3 सेल, और दूसरा है दोस्तों आपका ZnHCl सेल। ओके, आप कमेंट्स कर सकते हो, फ़ोटो क्लिक करके आप इनका सॉल्यूशन, इनका सेल रिप्रेजेंटेशन कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। ओके, मैं वेट करूँगा।
चलिए, तो ये दोस्तों हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब है ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब कंप्लीट हो जाता है, नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लास्ट क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे। क्लियर है नहीं है ये। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है दोस्तों, सिंपली हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो सेल पोटेंशियल, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नहीं है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, या ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस या ऑक्सीडाइज्ड। जब किसी भी इलेक्ट्रोड को मैंने एक रॉड लिया, मान लीजिए जिंक का रॉड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। क्लियर है नहीं है ये। आप ऑब्जर्वेशंस देखिए, हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, हमारे पास क्या इमेजिनेशंस आते हैं इसके लिए, वो चीज़ आप देखिए, एक्सपेरिमेंटली समझिए, क्लियर हो जाएगा। फोकस रखें यहीं पे। जैसे दोस्तों हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपका, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, इसमें हमारा है दोस्तों जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 भरा हुआ है। एक जिंक का रॉड ही हम इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स। क्या डाल दिया हमने, ये जिंक का रॉड डाल दिया इसमें हमने। ओके, तो ZnSO4 में आयन क्या रहेंगे दोस्तों हमारे, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है नहीं है ये। इमेजिनेशन क्या है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में जैसे ही जिंक का रॉड डाला, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में यदि हम जिंक का रॉड डालते हैं तो जो Zn2 पॉजिटिव आयन है इसके अंदर, पहला इमेजिनेशन है ये हमारा कि वो टकराए इससे, रॉड से, और दूसरी डायरेक्शन में चले गए बिना किसी केमिकल चेंज के, टकराए और दूसरी डायरेक्शन में चले गए। क्लियर है नहीं है। दूसरा इमेजिनेशन हम देखते हैं क्या, यही फिगर है दोस्तों। सेकंड पॉइंट में हम स्टडी करेंगे इसमें, यही है हमारा। क्लियर है नहीं है ये। कह रहा है जो जिंक का रॉड है, जिंक का रॉड है और इसमें हमारे पास है आयन जिंक सल्फेट की, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, Zn2 पॉजिटिव आयन दोस्तों इस इलेक्ट्रोड के पास गए और चिपक गए, इस इलेक्ट्रोड के पास गए और अट्रैक्ट हो गए इस तरह से। कैसे भाई, Zn2 पॉजिटिव आयन थे, इलेक्ट्रोड के पास पहुँचे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गए, Zn में। नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है Zn2 पॉजिटिव आयन का। समझ में आया कुछ। ये भी इमेजिनेशन है, ये सेकंड इमेजिनेशन है। थर्ड इमेजिनेशन क्या है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं है, और इसमें वही हमने जिंक का रॉड डाल दिया है दोस्तों, Zn रॉड, Zn2 पॉजिटिव आयन है इसमें, इसके अंदर भी क्या है आपके Zn2 पॉजिटिव आयन। अब क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रॉड है भाई, वो रॉड है वो धीरे धीरे किस में घुल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में घुल रहा है, किस में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में वो डिज़ोल्व हो रहा है। क्लियर है नहीं है ये। पहला ऑब्जर्वेशन आप समझिए ढंग से। पहले ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं कि आयन रॉड से टकराए, दूसरी डायरेक्शन में डेविएट हो गए विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। तो इस केस में ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, सिंपली कोई केमिकल चेंज प्रोसीड नहीं होगा। दूसरे केस में आ जाओ, इस जिंक सल्फेट में जो Zn2 पॉजिटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और रॉड के ऊपर अट्रैक्ट हो गए, डिपॉजिट हो गए।
तो उस केस में क्या हुआ है कि Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तब उनका रिडक्शन हुआ है, डिपॉजिट हुए। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस आ गया, रिडक्शन आ गया। और यहाँ जिंक का रॉड है दोस्तों, सॉलिड है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यदि हम इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर दें भाई, इस पॉइंट को हम छोड़ दें, ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के केस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रीज़न क्या है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए रीज़न क्या है आपका, यहाँ देखिए आप कि Zn2 पॉजिटिव जब इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। और जब मेटालिक रॉड इसमें घुलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऐसा होता क्यों है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है, वजह ये है। ठीक है, किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसी की वजह से क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। क्लियर है नहीं है ये। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है नहीं है ये। या ये भी कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रोड है भाई, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो टेंडेंसी उसकी क्या रहेगी दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगी। समझ में आया ये। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वजह क्या रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा किस किस के बीच में, मेटालिक रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। आया समझ में, क्लियर हुआ दोस्तों। चलें आगे, नेक्स्ट टर्म आ जाता है दोस्तों इसमें, ये हमारा इसको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे हम। इसके भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रहता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये रहता है टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देंगे। और टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आया समझ में। आफ्टर दैट इसी में हमारा नया टॉपिक आ जाता है दोस्तों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक तरह से दोनों हाफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है दोस्तों, दो हाफ सेलों का, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, अभी पढ़ के आए हैं रिप्रेजेंटेशन उसका। एनोड हाफ सेल लेफ्ट में, कैथोड हाफ सेल राइट में, शार्ट ब्रिज रहता है। और दोनों हाफ सेलों को जब हम वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टामीटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें सेल पोटेंशियल निकाल के देता है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल इतना है। कब, वोल्टामीटर की रीडिंग। समझ में आया ये। तो EMF क्या रहता है दोस्तों, EMF रहता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो हाफ सेल जो रहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दोस्तों इसका फॉर्मूला आ जाता है कि E सेल इज इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है EMF के लिए। समझ आया दोस्तों। EMF इज इक्वल, ऐसे कह सकते हैं, यही डेफिनेशन है। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। ओके, ये डेफिनेशन हो गया। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है।
ओके, निकाल सकते हैं। बेसिक जो डिफरेंस होता है ईएमएफ क्या रहता है, जब सर्किट से के अंदर या सेल के अंदर नो और नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो, यानी सर्किट आपका ओपन हो, तब उस केस में जो सेल पोटेंशियल रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ। ओके, और जब आपका सर्किट क्लोज हो, करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट से, तब जो कैलकुलेट होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों।